फिनलैंड की नेटो में एंट्री होते ही पुतिन भड़क गए क्योंकि अब नेटो रूस के दरवाजे तक आ गया है। फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बन गया है। फिनलैंड ने पिछले साल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था और अब वो नेटो का हिस्सा बन चुका है, जिसका मतलब यह हुआ कि नेटो पुतिन के दरवाजे तक पहुंच गया क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। दोनों सीमा साझा करते हैं और इसी बात ने पुतिन का दिमाग खराब कर दिया। रूस ने साफ कर दिया कि नेटो आग से खेल रहा है क्योंकि फिनलैंड के नेटो का सदस्य बनते ही झगड़ा बढ़ने का चांस बढ़ गया। Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта. पुतिन ने यूक्रेन पर हमला ही इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि नेटो रूस की सीमा से दूर रहे। लेकिन फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद वही हुआ जो पुतिन कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने फिनलैंड को धमकी भी दी थी कि लेकिन रूस के साथ 1300 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन गया। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर तो फिनलैंड की सीमा से केवल 400 किलोमीटर दूर है। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाता है और वहां उसके कई अरबपति रहते हैं। और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद नेटो का बाल्टिक सागर के रास्ते रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचना आसान हो जाएगा क्योंकि फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर का पूर्वी हिस्सा है जो फिनलैंड, एस्टोनिया और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर तक फैली है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि फिनलैंड की नेटो में एंट्री ने रूस का वो डरावना सपना सच कर दिया जिसकी वजह से यूक्रेन बर्बाद हो गया क्योंकि नेटो रूस को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। एक तरफ पोलैंड में उसकी सेना बैठी है और अब वो फिनलैंड में भी घुस गया, यानी नेटो ने रूस को चारों तरफ से घेरने की रणनीति का एक पड़ाव और पार कर लिया है, जिसने रूस को परेशान कर दिया। एक दिन पहले वहां के मीडिया ने फिनलैंड में यूक्रेन की कहानी दोहराने की मांग तक कर डाली थी, लेकिन इसी बीच फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन गया। इस बात से नेटो चीफ इतने खुश हैं कि उन्होंने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के मौके को ऐतिहासिक पल बता दिया क्योंकि अब तक नेटो देश रूस के कलिनिनग्राद और बेलारूस के बीच एक छोटे से समुद्री इलाके से होकर जाते थे, लेकिन फिनलैंड में घुसने के बाद उसकी पकड़ तेल और गैस से भरे आर्कटिक सागर में भी मजबूत हो जाएगी। साथ ही वो नेटो में शामिल बाल्टिक देशों से रूस को दूर रख पाएगा क्योंकि इन देशों पर रूस के हमले की तलवार लटकती रहती है। और यूक्रेन जंग के बाद से उनका डर बढ़ चुका है क्योंकि पुतिन केवल यूक्रेन तक नहीं रुकना चाहते। रूस ने समय समय पर यह जाहिर भी किया है जिससे नेटो पर रूस की घेरेबंदी का दबाव बढ़ता चला गया और अब वो पुतिन के दरवाजे पर खड़ा है। इधर गैंगस्टर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है, जिसकी तेज अर्जी यूपी सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकती है, जिसमें गैंगस्टर अतीक अहमद को दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट किए जाने की इजाजत मांगी जाएगी। प्रयागराज प्रशासन ने यूपी सरकार को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी जिसमें गैंगस्टर अतीक अहमद की जेल बदलवाने की सिफारिश की गई। इसे ही आधार बनाकर यूपी सरकार उसकी जेल बदलवाने की तैयारी में है। इस बीच सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने उसकी राजधानी दमिश्क के करीब एक बार फिर जोरदार हमला किया। सीरिया ने आरोप लगाया कि इजरायल की स्ट्राइक में उसके 2 नागरिकों की मौत हो गई। ये सीरिया में इजरायल का एक हफ्ते में चौथा हमला है, जिसमें इजरायल की सेना ने सीरिया के एक इलाके में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई। दावा किया गया कि 31 मार्च को किए गए हमले की तरह ही इजरायल ने एक बार फिर सीरिया को निशाना बनाया और अपने कब्जे वाले सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके से मिसाइलें दाग दी। सीरिया के मुताबिक इजरायल की तरफ से छोड़ी गई मिसाइलों ने दमिश्क के आसपास की कई जगहों पर वार किया और इस हमले में उसके 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक रोज पहले ही होम्स शहर में हुए हमले में उसके 5 सैनिकों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, पिछले एक हफ्ते में सीरिया में इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान को भी तगड़ी चोट पहुंची। ईरान ने दावा किया कि इजरायल के हमले में उसकी सेना के 2 सलाहकार मारे गए और इसी के बाद ऐसे हालात दिखने लगे मानो सीरिया की जमीन पर ही ईरान और इजरायल में जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि ईरान की सेना के 2 सलाहकारों की मौत के दावे के ठीक बाद इजरायल की हवाई सीमा के ऊपर एक ड्रोन मंडराता दिखाई दिया, जिसे इजरायल की सेना ने मिसाइल की मदद से हवा में ही ढेर कर दिया। इजरायल की सेना के मुताबिक उसकी हवाई सीमा में ड्रोन भेजने के पीछे ईरान का ही हाथ है क्योंकि पिछले महीने सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से ही हमला बोला गया था, जिसके बाद अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ईरान ने अपने समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों को ड्रोन दिए हैं। और ऐसा ही एक ड्रोन इजरायल की सीमा के पास भी भेजा गया क्योंकि ईरान इजरायल से अपने 2 सलाहकारों की मौत का बदला लेना चाहता है और उसने ताल ठोक कर यह कह भी दिया है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इजरायल को सही समय और सही जगह पर मारेगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईरान और इजरायल के बीच आने वाले दिनों में खूनी लड़ाई छिड़ सकती है। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहां की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव हो गए। दोनों ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि डॉक्टर की सलाह पर दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि जो लोग उनके संपर्क में आए हों वो अपनी जांच करवा लें। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया पर कब्जे के लिए जेलेंस्की ने खतरनाक प्लान तैयार किया है जिससे पुतिन बुरी तरह घबरा गए। यूक्रेन के इस हिस्से पर पुतिन ने 2014 में कब्जा किया था। अब उन्हें जंग के बीच क्राइमिया हाथ से निकलता दिख रहा है।
क्योंकि यूक्रेन में रूसी सेना का हाल देखकर जेलेंस्की के भी हौसले बुलंद हो गए। वो समझ गए हैं कि पुतिन अपनी सेना का जितना डर दूसरे देशों को दिखाते थे वो हवाई था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में रूसी सेना फिसड्डी साबित हुई है और इसी वजह से कुछ ही दिनों में जंग जीत लेने का दम भरने वाले पुतिन के जवान यूक्रेन में पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जूझ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना की पतली हालत को देखकर ही जेलेंस्की की नजरें क्राइमिया की तरफ उठ गईं और अब दावा किया जा रहा है कि क्राइमिया को छीनने के लिए यूक्रेन सबसे बड़ा हमला बोल सकता है। और इसी बात से पुतिन की परेशानी बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया को फिर से हासिल करने के लिए जेलेंस्की ने जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों से हमले का प्लान तैयार किया ताकि क्राइमिया में बैठी रूसी सेना को संभलने तक का मौका न मिले। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक क्राइमिया पर हमले के लिए अमेरिका जेलेंस्की को खतरनाक हथियारों से भी लैस करने में जुटा है। इसके अलावा उसे नेटो के दूसरे देशों से भी घातक हथियार और ताकतवर ड्रोन भेजे गए हैं। और इसलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्राइमिया पर जेलेंस्की पूरी ताकत से हमला करेंगे। यही नहीं, क्राइमिया को फिर से हासिल करने के बाद यूक्रेन ने वहाँ उठाए जाने वाले कदमों को लेकर एक योजना भी तैयार की है, जिसके तहत उस कर्च ब्रिज को भी तोड़ना है जिसे क्राइमिया पर कब्जे के बाद रूस ने बनवाया था। और इसी कर्च ब्रिज के जरिए रूस काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया के साथ जुड़ता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में पिछड़ने की वजह से पुतिन को क्राइमिया छिन जाने का डर सता रहा है और उन्होंने क्राइमिया को बचाने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने क्राइमिया के समुद्री किनारों की किलेबंदी तेज कर दी। इसके अलावा उन्होंने क्राइमिया के चारों तरफ गहरी खाई खुदवा दी ताकि यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां वहां फंस जाएं। समंदर के किनारे बड़े बड़े गड्ढे भी खोदे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन की सेना को रोकने के लिए वहां लकड़ी के ऊंचे बैरिकेड भी बनाए गए। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूसी सेना इस बात से डरी हुई है कि यूक्रेन की फौज कभी भी क्राइमिया पर हमला बोल सकती है और अगर उससे मुकाबला करने की तैयारी पहले से नहीं की गई तो क्राइमिया रूस के हाथ से निकल जाएगा, जो पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। इस बीच इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई, जिससे वहां की धरती कांप गई और लोग दहशत में आ गए। भूकंप इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के उत्तरी हिस्से में आया। भूकंप की वजह से वहां किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। उधर दावा किया गया कि चीन का गुब्बारा अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी चुराने में कामयाब हो गया था। चीन के गुब्बारे से जुड़ी खबर फरवरी में आई थी, जिससे जुड़ा यह दावा अमेरिका के न्यूज चैनल NBC ने किया, जिसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस दावे का मतलब यह हुआ कि अमेरिकी प्रशासन की चीन के गुब्बारे को रोकने की सारी कोशिश फेल हो गई। क्योंकि चीन का गुब्बारा जो करने अमेरिकी सीमा में घुसा था, एक हद तक उसने वो कर लिया था। यानी गुब्बारे के मलबे की जांच में जुटे अमेरिका की नाक के नीचे से उसकी सेना का डेटा लीक हो गया और अमेरिका की लंबी चौड़ी सेना और खुफिया विभाग देखता रह गया। चीन के गुब्बारा कांड से जुड़ा ये दावा अमेरिका के न्यूज चैनल NBC ने किया और अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि चीन का गुब्बारा उसे रियल टाइम डेटा भेज रहा था। यानी वो अमेरिकी सेना से जुड़ी जानकारी को स्टोर नहीं कर रहा था, बल्कि उसे तुरंत चीन को भेज रहा था। ये वैसा ही है जैसा हम GPS के जरिए किसी की लाइव लोकेशन देख रहे हो और पता लगा रहे हो कि आसपास क्या चल रहा है। मतलब अमेरिकी न्यूज चैनल ने यह दावा किया कि चीन का अमेरिका में गुब्बारा भेजने का मकसद पूरा हुआ, क्योंकि चीन का गुब्बारा रियल टाइम डेटा भेज रहा था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि गुब्बारे ने तस्वीरें लेने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कैच किया और डेटा जुटाया। अमेरिकी न्यूज चैनल ने जानकारी दी कि चीन ने गुब्बारे को इस तरह से बनाया था कि गिराए जाने के बाद दुश्मन के हाथ कुछ न लगे। चीन का गुब्बारा इसी साल फरवरी के महीने में अटलांटिक महासागर के ऊपर मंडराता दिखा था, जबकि अमेरिकी सेना ने दावा किया कि चीन ने इस गुब्बारे को 28 जनवरी को ही भेज दिया था, जो अलास्का से अमेरिकी एयर स्पेस में घुसा, जिसके बाद वो मोंटाना में अमेरिकी वायुसेना के मॉम्स्टम एयरबेस पर कई दिनों तक मंडराता रहा। क्योंकि मोंटाना में बने मॉम्स्टम एयरबेस में अमेरिका के कई परमाणु हथियार रखे हैं। मतलब अमेरिकी सेना कह रही है कि चीन ने जानबूझकर अपना गुब्बारा भेजा था। हालांकि चीन तक रियल टाइम डेटा पहुंचने की खबर पर अमेरिकी सरकार ने मोहर नहीं लगाई, जबकि अमेरिका का ही चैनल इसका दावा कर रहा है। उसने ये भी दावा किया कि अगर बाइडेन प्रशासन समय पर अलर्ट नहीं होता तो चीन अमेरिकी सेना से जुड़ी न जाने कितनी जानकारी जुटा लेता। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि चीन को अमेरिका की सेना के बारे में क्या क्या पता चला है, क्योंकि फरवरी में मिले गुब्बारे के मलबे की जांच अब तक चल रही है।